हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो थी थोड़ी सी जानकारियां। अब एक एक करके हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि भारत की सबसे मूल्यवान फर्म बनी है। तो सबसे मूल्यवान फर्म जो है, जो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, वो कौन सी बनी है? तो अब टीसीएस अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस जो है वो अब भारत देश की सबसे मूल्यवान फर्म बनी है। बात करते हैं कि इससे पहले मार्च 2020 में भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो थी वो देश की सबसे मूल्यवान फर्म थी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्च 2020 में टीसीएस को पीछे छोड़ करके पहला स्थान हासिल कर लिया था। लेकिन अब दोबारा से टीसीएस ने रिलायंस को पीछे छोड़ा और पहला स्थान पर काबिज हो गई है। अब देखिएगा, पहले स्थान पर तो आ गई है टीसीएस, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन सी है, तो दूसरे स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे स्थान पर। तो ये सारी जानकारियां यहां से थी, लेकिन टीसीएस पहले नंबर पे है। तो टीसीएस के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करना चाहें सबसे पहले तो कि टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, टीसीएस की फुल फॉर्म है सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बात करते हैं टीसीएस की स्थापना कब हुई थी। तो टीसीएस की जो स्थापना है 1968 में हुई थी। और उसके बाद में प्रश्न बनता है कि टीसीएस का मुख्यालय कहां पे है। तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि इसके चेयरमैन कौन है। तो टीसीएस के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर हम बात करें तो राजेश गोपीनाथन जो हैं वे टीसीएस के वर्तमान में एमडी और सीईओ है। उसके बाद आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कि गृह मंत्रालय ने साल 2021 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। तो अब ये पुरस्कारों का ऐलान किसने किया है? इनका ऐलान किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। और इस सूची में 119 हस्तियों की एक सूची शामिल करी गई है जिनको कि पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार जो है ये हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं और वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी जो है वे देश के प्रधान राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा ही इन पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो सबसे पहले कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा सहित विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद विजेताओं को जहां भी किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, वहीं उच्च पद पर दी विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। जैसे कि दूसरी ओर पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। साल 2021 में पुरस्कार पाने वाले विजेताओं में 29 महिलाएं हैं, 29 महिलाएं हैं, एक ट्रांसजेंडर है, 10 विदेशी एनआरआई और ओसीआई है, 16 ऐसे लोग हैं जिनका निधन हो चुका है और साल 2021 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा। भारत रत्न जो है वो 2021 में किसी भी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जाएगा। इन सभी विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उनका नाम अभी 26 जनवरी के दिन ही उजागर कर दिया गया है। बात कर लेते हैं कौन कौन है मुख्य उन पुरस्कारों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन पुरस्कारों में पद्म विभूषण से किसे किसे सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण से जापानी शिंजो अबे को, एसपी बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, बेले मोनप्पा हेगड़े को जो कि कर्नाटक से हैं, नरेंद्र सिंह कपनी को जो कि मरणोपरांत दिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से है, मौलाना वहीदुद्दीन खान दिल्ली से, बीबी लाल दिल्ली से, सुदर्शन साहू ओडिशा से। ये तो हुई लिस्ट पद्म विभूषणों की। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। यहां पर कृष्ण नायर शांत कुमारी चित्र केरल से है, तरुण गोगोई मरणोपरांत असम से, चंद्रशेखर कंबरा कर्नाटक से, सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश, नृपेंद्र मिश्रा
उत्तर प्रदेश, रामविलास पासवान मरणोपरांत बिहार से, केशुभाई पटेल मरणोपरांत गुजरात से, कल्बे सादिक मरणोपरांत उत्तर प्रदेश से, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ महाराष्ट्र से, तलरोचन सिंह हरियाणा से। इन सभी को पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आज का दूसरा प्रश्न आपका आया है। यहां से आप समझ लीजिएगा कि एक प्रश्न आपका एग्जाम में जरूर आएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो अब इस पार्क की आधारशिला जो है वो किसके द्वारा रखी गई है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ये अमृतसर में इसकी जो है आधारशिला रखी है। बात करें अगर हम इसके क्षेत्रफल की तो ये लगभग 4490 वर्ग मीटर में फैला होगा। इसकी अनुमानित लागत जो है वो 3.52 करोड़ रुपए होगी और इस स्मारक में शहीदों के परिजनों द्वारा लाई गई मिट्टी को भी स्थान दिया जाएगा। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां से मैंने बताई। अब देखिएगा, जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की स्थापना करी गई ना, तो उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी एक दो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी पढ़ते हैं। जैसे कि यह हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यह हुआ था और यहां पर जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में मरने वालों की संख्या जो है वो शहीदों की संख्या जो है वो 484 लिखी गई है। लेकिन अगर बात करी जाए जलियांवाला बाग में कुल कितने शहीद हुए थे तो 388 शहीदों की सूची ये जलियांवाला बाग की सूची के अनुसार है। लेकिन हम पुस्तकों में 379 संख्या भी पढ़ते हैं। तो ये मैंने बताया, ये संख्या जो है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग लिखी हुई है और इससे ज्यादा संख्या जो है वो ये है कि यहां पर हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे और जो सबसे कम उम्र में मरने वाला बच्चा था उसकी उम्र मात्र 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने का बच्चा था। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आया कि 2 लाख श्रमिकों का कोरोना वायरस टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो 2 लाख श्रमिकों का टीकाकरण करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है कर्नाटक। ये आंकड़े जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये 25 जनवरी तक के हैं। 25 जनवरी तक 2,07,000 से अधिक श्रमिकों का टीकाकरण करने वाला राज्य बना कर्नाटक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये मैंने आपके सामने आंकड़े पेश किए हैं। और यहां से एक बात और भी है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। एक प्रश्न और भी बन सकता है कि राज्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य के राज्य मंत्री कौन है? तो अश्विनी कुमार चौबे जो हैं वे यहाँ के यानी कि इस मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि कर्नाटक में ये हुआ है तो कर्नाटक के बारे में भी थोड़ी बातें पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। जिले कितने हैं? 31। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। तो ये सारी जानकारियां जो है वो मैंने इस प्रश्न से आपको दी है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, ये लीजिए। अगला प्रश्न है कि यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू की गई। यूपीआई ऑटो पे सुविधा जो है ये 5paisa.com द्वारा वेबसाइट द्वारा शुरू करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है म्यूचुअल फंड का लेन देन करना। जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनका लेन देन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये सुविधा जो है ये एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2020 में शुरू करी गई थी, जिसका अब विस्तार भी किया गया है। और यह सुविधा ग्राहकों को सब्सक्रिप्शन उत्पादों की खरीद में सक्षम बनाती है। तो ये पूरी जानकारियां थी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी एनपीसीआई के बारे में पढ़ेंगे। एनपीसीआई के हिंदी में रूपांतरण है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, लेकिन इसका इंग्लिश में रूपांतरण रहेगा कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये पूरी जानकारियां मैं आपको यहां से देता हूं। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। और यहां से एक बात और भी कि इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? दिलीप असबे। तो ये पूरी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए यहां से लेके आया हूं। उसके पश्चात बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। अब आज का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। आज का प्रश्न है
कि किस देश ने विदेशी जहाजों को, जो समुद्री जहाज होते हैं, किस देश ने विदेशी जहाजों को आग के हवाले करने का अधिकार दिया है, अधिनियम पारित कर दिया गया है। तो चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। चार ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा आप उसका नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में करिएगा। और उसके बाद हम बढ़ते हैं पिछले प्रश्न, यानी कि जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। तो आप सभी का सही जवाब है 32 बच्चों को अब इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जानकारियां थी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है कि हैदराबाद में विशेष कोविड-19 जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो ये जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन सिंह रेड्डी द्वारा ये शुरू किया गया है। इसके तहत 8 मोबाइल प्रचार वैन है जो इनको भी हरी झंडी दिखाई गई है। और इन 8 मोबाइल प्रचार वैन का मुख्य कार्य यह रहेगा कि तेलंगाना राज्य में कोरोना वायरस टीकाकरण के बारे में प्रचार प्रसार करना, कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करना, टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को जितनी भी अफवाहें हैं उन सभी अफवाहों का खंडन करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। तो तेलंगाना के बारे में हम पढ़े। तेलंगाना की राजधानी कहां है? हैदराबाद। जिले कितने हैं? 33। राजभाषा कौन सी है? तेलुगु और उर्दू। उसके बाद गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो ये पूरी जानकारियां इस प्रश्न से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। उसके बाद प्रश्न है सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि भारतीय स्काइंग और पर्वतारोहण संस्थान IISM की शाखा का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है कारगिल में। और कारगिल जैसे ही नाम आता है तो आपको एक प्रश्न जरूर याद आता है कि कारगिल में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि किसके द्वारा इसकी शाखा का उद्घाटन किया गया है। तो इसकी शाखा का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया है। और कारगिल के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि कारगिल जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। कौन सी नदी घाटी में बसा है? तो ये सुरू नदी घाटी के मध्य में बसा हुआ जिला है। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये भारत और पाकिस्तान का चौथा युद्ध था। इससे पहले 1948 में हुआ, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ और 1999 में हुआ। हर बार पाकिस्तान को इन युद्धों में मुंह की खानी पड़ी है। उसके पश्चात प्रश्न नंबर अगला 8वां, अभ्युदय योजना शुरू करने की घोषणा करी गई है। तो ये योजना किसके द्वारा घोषणा करी गई है? इस योजना की जो घोषणा है वो करी गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। अब ये योजना है क्या? अभ्युदय योजना जो है वो क्या है? देखिएगा, इस योजना के द्वारा जी, नीट, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त में कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसका पहला जो चरण होगा वो 18 मंडल मुख्यालय में शुरू करी जाएगी। इसके तहत भौतिक और आभासी दोनों रूपों से कोचिंग दी जाएगी। भौतिक और आभासी का मतलब यह है कि भौतिक मतलब प्रत्यक्ष रूप से क्लासेस के द्वारा और आभासी का मतलब है वर्चुअल रूप से, यानी कि आपको मोबाइल पर, लैपटॉप पर आप उनको आभासी तौर पर भी कोचिंग ले सकेंगे। तो ये जानकारी आपको यहां से दी। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आता है कि बांग्लादेश में कोरोना वायरस टीकाकरण का अभियान कब शुरू किया जाएगा। तो ये जो बांग्लादेश में कोरोना वायरस टीकाकरण का अभियान है ये 27 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 27 जनवरी का मतलब है कि आज ही के दिन से बांग्लादेश में कोरोना वायरस टीकाकरण का अभियान शुरू किया जाएगा। घोषणा जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा यह घोषणा करी गई है। और एक और प्रश्न कि बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अबुल बशर मोहम्मद खुर्शीद आलम। ये एक ही आदमी का नाम है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक है जिनका नाम है डॉक्टर अबुल बशर मोहम्मद खुर्शीद आलम, ये उनका नाम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है ढाका की कब से, कहां से होगी? तो इसकी शुरुआत ढाका के कुर्मिटोला
जनरल हॉस्पिटल से शुरुआत करी जाएगी। तो ये जानकारी आपके लिए यहां से। उसके पश्चात आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में 2021 का जो कुंभ मेला है वो हर एक 12 साल पश्चात एक स्थान पर भरता है। तो अब 12 साल पश्चात उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है, जो कि 2021 में आयोजन होगा। ठीक है, इसके पश्चात बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। इसके द्वारा जो भी इच्छुक मेले में भाग लेगा उन्हें उत्तराखंड सरकार के साथ में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। साथ ही अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लेना आवश्यक होगा कि आप कोरोना वायरस का प्रमाण पत्र लीजिए, तो उसके पश्चात आप कुंभ मेले में आइएगा। 2021 का कुंभ मेला कुल 48 दिनों तक चलेगा। पूरी जानकारियां आपके सामने स्क्रीन पे लेके आया हूं। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं आज की समाप्ति की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाइए, पीडीएफ लीजिएगा, पढ़िएगा डेली। इसी तरह से हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर करें। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।